जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today I will discuss these topics from current affairs. एक और बात, आज का प्री सिक्योर का सेशन मैं सिंस ट्रेवल कर रहा हूँ ट्रेन से, तो ट्रेन के अंदर से ही आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन. तो हो सकता है मेरे फेलो ट्रेवलर की आवाज थोड़ी तुम्हें आए, ट्रेन के चलने की आवाज आए. अवॉइड दैट नॉइज और पढ़ाई पर फोकस करना. पूरा सेशन देखकर लास्ट में कमेंट में अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर करोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. यही सिंसियरिटी तुमसे चाहिए. लेट्स डिस्कस है एजेंडा फॉर टुडे. आज का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ड्राफ्ट सीड्स बिल. ड्राफ्ट सीड्स बिल इंडिया में एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट लाने के लिए, एग्रीकल्चर के फील्ड में ग्रोथ लाने के लिए ना, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बार किया था. 1960s का टाइम पीरियड है जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं. पर अभी ना हमें फिर से रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, 3.0, 4.0 ऐसे इनिशिएटिव भी सक्सेसफुल करवा सकें. अभी भी एग्रीकल्चर पे हमने काफी कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी तो हासिल कर ली है, बट कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं, जैसे सीड्स की क्वालिटी को लेकर. तो ये ड्राफ्ट सीड्स बिल उसी चीज को सही करने के लिए बिल प्रपोज किया गया है. इसके डिटेल्स हम देखेंगे. देन अबूज मारिया ट्राइब, इंडिया के सेंट्रल पार्ट से छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली उस रीजन से आने वाले अबूज मारिया ट्राइब के लोग, इनके डिटेल्स हम देखेंगे. ये रीजन कभी नक्सलिज्म की वजह से अफेक्टेड रहा था, पर आज यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं. भारत सरकार के, राज्य सरकार की पहल से, उनके एफर्ट से आज ये जो चेंजेस हो रहे हैं, और उनमें अबूज मारिया ट्राइब का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी डिस्कस. द थर्ड टॉपिक वुड बी लिक्विड हीलियम. लिक्विड हीलियम एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी जो आईआईटी बॉम्बे और बाकी रिसर्चर्स की हेल्प के थ्रू हो सकी. लिक्विड हीलियम जो हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में, स्पेस रिसर्च के फील्ड में हेल्प करेगा. हम उसके डिटेल्स देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. द फोर्थ वुड बी निंगालो रीफ. कोरल रीफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस में पढ़ते हैं. मेंस में भी रीफ के इंपॉर्टेंस को लेकर, इंपॉर्टेंस को, रीफ को जो थ्रेट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है. आज हम दोनों देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये जो निंगालू रीफ है, इसका लोकेशन कहाँ है, क्या इंडिया के किसी पार्ट में है या वर्ल्ड में दूसरे प्लेसेस पर. देन एक्सरसाइज सूर्य किरण, इंडियन आर्म फोर्सेस और बाकी हमारे एक और फेलो सिटीजन, फेलो नेशन के साथ, हमारे नेबरिंग नेशन के साथ होने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंटली कंक्लूड हो रहा है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट उत्तराखंड में, उसके डिटेल्स. और फिर आज और कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक ड्राफ्ट सीड्स बिल. आप द हिंदू का यहाँ पर ये क्लिपिंग देख सकते हो. दैट द हिंदू क्या बोल रहा है, व्हाट डज द ड्राफ्ट सीड्स बिल इंटेल, एक्सप्लेन्ड. और ये ना देखो, जीएस पेपर 2 के मेंस में, जीएस पेपर 3 के मेंस में, दोनों जगह ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए पूरा डिटेल में हम देखेंगे. और प्रीलिम्स में भी ना एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इस साल के भी यूपीएससी, एपीएससी, बाकी स्टेट पीसी में भी कई क्वेश्चंस थे. तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए. पहला स्टेटमेंट, द बिल मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सीड वेराइटीज इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स बिफोर सेल इन द मार्केट. बहुत अच्छी बात है, चाहे वो लोकल सीड्स हो या हाइब्रिड सीड्स हो, उनके रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर रहा है ये बिल. एक्ट बन के आगे आएगा, अभी बिल के स्टेज में है, जिससे ना कि सीड्स की क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके. सेकंड, द साथी पोर्टल introduced under the bill will ensure digital traceability of seeds from the breeder to farmer using QR code. सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही करने के लिए सीड्स की क्वालिटी, ब्रीडर्स सही क्वालिटी की सीड्स फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं, क्या फार्मर्स उन सीड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं या वेस्ट हो जा रहा है, इन सब चीज को क्यूआर कोड्स की हेल्प से मॉनिटर करने के लिए साथ ही पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा एज पर द बिल. Third statement, the bill allows farmers to save, sow and exchange seeds freely but restricts them from selling farm saved seeds under a brand name. बिल्कुल सही बात है, फार्मर्स को ना यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है कि आप सीड सिक्योर करके रख लो, सेव करके रख लो अगली सीजन के लिए, एक्सचेंज करो आपस में, लेकिन आप उसको किसी ब्रांड नेम के अंदर दोबारा रीसेल नहीं कर सकते. सपोज इन्होंने किसी ब्रीडर से सीड्स परचेज करके लाया और उसके बाद उसको अपने पैकेज में डाल के फिर से रीसेल कर रहे हैं, दैट थिंग इज नॉट अलाउड. करेक्ट. फोर्थ, द बिल परमानेंटली एस्टेब्लिशेस अ स्टैट्यूटरी सीड प्राइस रेगुलेटरी कमीशन. ऐसा कोई भी परमानेंटली स्टैट्यूटरी नेचर का कमीशन नहीं आने वाला है, ये रॉन्ग है. ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. हमें करेक्ट ढूंढने थे, आंसर क्या होगा, ए 1, 2 एंड 3 ओनली. चलिए, अब ये डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है कुछ तो मैंने एक्सप्लेन किए तुम्हें. चलिए, तो पहला डिटेल क्या, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का, कि यहाँ पे सीड बेरर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लोकल सीड्स वैरायटी डेवलप करने के लिए या इवन हाइब्रिड डेवलप करने के लिए भी, क्योंकि ये ना पहले एक लूप होल था, पहले ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, जिससे सीड्स तो अवेलेबल होती थी पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी. देन सीड्स के क्वालिटी को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए साथी पोर्टल को इंट्रोड्यूस करना. साथी बोले तो सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल, साथी पोर्टल अच्छा नाम है.
फार्मर्स राइट्स इंश्योर किए गए हैं कि फार्मर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पर दूसरे ब्रांड नेम से सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटिंग, ये डुप्लीकेसी हो जाएगी ना मार्केट में। और इन सबको इंश्योर करने के लिए ना पेनल्टी का भी प्रोविजन है। माइनर लैप्सेस के लिए कुछ पेनल्टी है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी है कि अगर आपने बार बार डुप्लीकेट सीडी मार्केट में सेल किया या जो प्रोविजन उसको फॉलो नहीं किया तो 30 लाख तक का फाइन लग सकता है और जेल भी हो सकती है। ओके, चलिए बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड जैसे मैंने तुम्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का बताया ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखते हुए 1966 में भी एक सीड्स एक्ट लाया गया था, पर इट फेल्ड टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे सीड ब्रीडर्स थे या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट था प्राइवेट सेक्टर को लेकर ना, उसको रेगुलेट नहीं कर पाया हमारा सीड्स एक्ट 1966। और जब रेगुलेट नहीं कर पाया तो इसके वजह से ना प्राइवेट सेक्टर की वजह से सीड्स की प्राइस काफी ज्यादा होती थी, ये रेगुलेशन नहीं सही हो पाया, तो ये एक इशू रहा। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल गैप भी इंडिया में रहा। टेक्नोलॉजिकल गैप्स की वजह से इंडिया के कुछ पार्ट को तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा मिला, कुछ पार्ट उससे पिछड़े रह गए, ये चीज भी सही करना था। और फार्म एक्ट 2019 का टाइम याद करो, कोविड से पहले जब फार्म एक्ट को लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में और बाकी जगहों पर, तो वहां पर भी कई ऐसे एफर्ट उस प्रोविजंस में थे जिससे सीड्स की क्वालिटी भी इंप्रूव कर सके, उन सबको भी सही करके फाइनली इस ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 में लाया गया है। ठीक है, चलिए यहां पे मैंने एक टेबल के फॉर्म में 1966 के एक्ट को सीड्स बिल 2025 से कंपेयर कर दिया है। वही बातें हैं जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, मेंस में इस तरह से आंसर लिखने में हेल्प होती है, इसलिए मैंने यहां प्रेजेंट कर दिया आपके लिए। ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फेक सीड्स को कंट्रोल करने के लिए, सीड ब्रीडर्स इवन फार्मर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए। इवन फार्मर्स के लिए भी तो ये अकाउंटेबिलिटी है ना कि आप सीड्स स्टोर कर सकते हैं पर दूसरे ब्रांड नेम से सेल नहीं कर सकते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहाँ पर सब प्रमोट होगा। ये सारे इसके मेन सिग्निफिकेंस हो गए। द सेकंड टॉपिक इज अबूझ माड़िया ट्राइब। अबूझ माड़िया ट्राइब कहाँ मिलेंगे आपको? ये छत्तीसगढ़ में मिलेंगे स्पेशली, बाकी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी मिल सकते हैं। आप यहाँ पे यंग प्लेयर्स को देख सकते हैं, ये अबूझ माड़िया ट्राइब से आने वाले हमारे ये जो यंग प्लेयर्स हैं, नाउ दे आर प्लेइंग एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बस्तर ओलंपिक। बस्तर नक्सलिज्म की वजह से न्यूज में रहने वाला आज ओलंपिक्स के लिए न्यूज में रह रहा है। पढ़ो बस्तर ओलंपिक्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आगे सेशन में डिस्कस भी कर दूंगा। चलिए पहला स्टेटमेंट, द अबूझ माड़िया आर क्लासिफाइड एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप फॉलोइंग द मैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर। वैसे पीवीटीजी तो है बट मैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर नहीं है गाइज, पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। The Dhewar Commission was first to recommend a sub-classification among the scheduled tribes, leading to the creation of PVTG, Primitive Tribal Groups in 1973. Yes, correct. Dhewar Commission के थ्रू ही कुछ scheduled tribes को ना primitive tribal groups में क्लासिफाई किया गया, आगे जाकर PVTG में क्लासिफाई किया गया। द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग पीवीटीजी इंक्लूड्स लो इनकम, ठीक है, ये क्राइटेरिया हो सकता है। लो फर्टिलिटी रेट्स, नॉट नेसेसरली पॉपुलेशन रेट डिक्लाइन होना चाहिए, अब वो फर्टिलिटी रेट की वजह से हो या बाकी किसी रीजन की वजह से, वो अलग बात है। एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी हमेशा जरूरी नहीं होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। Fourth, the Abuj Maria tribe practices animism and has a tradition where women regard tattoos as परमानेंट ऑर्नामेंट्स। टैटू जिनको गोदना भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, कई जगह टैटूज को गोदना बुलाया जाता है। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 3 ओनली। चलिए अब इन डिटेल्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारी पीवीटीजी है अबूझ माड़िया, ये मेनली किस ट्राइब से बिलोंग करती है? गोंड ट्राइब से बिलोंग करती है। सोशल स्ट्रक्चर इनका पैट्रियार्कल नेचर का है, बट यस नाउ दे आर सपोर्टिंग देयर गर्ल्स एंड देयर बॉयज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, जो कि बस्तर ओलंपिक में हम देखते हैं। दे बिलीव इन एनिमिज्म, नेचर वर्शिप में, नेचुरल फोर्सेस में बिलीव करते हैं, नेचर स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं। विमेन जो होती है वो एक परमानेंट टैटू या गोदना जो होता है अपने फेस पर बनवाने का काम करती हैं। लैंग्वेजेस की बात करें, देन दे स्पीक हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अबूझ माड़िया लैंग्वेजेस दे यूज्ड टू स्पीक इट। पीवीटीजी, ये पीवीटीजी की डिटेल्स मैंने पहले भी तुम्हें डिस्कस की है, आज एक बात फिर से डिस्कस करते हैं क्या कि पीवीटीजी को क्लासिफाई करने के लिए ना कुछ क्राइटेरियाज हैं कि वो जो ग्रुप है वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होना चाहिए, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन उसका हो, लिटरेसी रेट काफी कम होगी, एंड सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब धान चावल अगर उगा तो रहे हैं पर सिर्फ खाने के लिए ही, ऐसा नहीं कि उसको मार्केट में सेल करके काफी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो ये क्राइटेरिया होने चाहिए, तब जाके किसी ग्रुप को पीवीटीजी में क्लासिफाई किया जाता है। इंडिया में टोटल पीवीटीजी की बात करें तो ये सब डिटेल पहले भी तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से पढ़ लो इन्हें।
की फेस्टिवल्स की हम बात करें अबुझ माड़िया ट्राइब से रिलेटेड, तो इनके कुछ की फेस्टिवल्स है, जैसे साजा फेस्टिवल जहाँ पे नेचर स्पिरिट्स की वर्शिप की जाती है। बस्तर दशहरा, भगवान श्री राम माँ सीता के साथ इस रीजन में भी रहे थे। अबुझ माड़ ये रीजन, कहा जाता है कि जो रावण का पुष्पक विमान था ना वो यहीं उतरा था। तो यहाँ पर दशहरा फेस्टिवल बड़ा यूनिक है इनके बीच का। एंड देयर सबसिस्टेंस इकोनॉमी, अबुझ माड़िया की स्पेसिफिकेशन से। सोशल, अब अबूझ मारिया ट्राइब ये जो बस्तर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी, इसका फायदा क्या है? देखो, सोशल मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, सरकार हर संभव प्रयास करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि हमारे जो ट्राइब्स हैं, स्पेशली उन रीजन्स के ट्राइब जो पर्टिकुलर किसी रीजन से कभी, वेयर इज द कर्सर, उसका कर्सर कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, कई ट्राइब्स हमारी जो होती हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में कई ट्राइब्स हैं जो कि माओइज्म या फिर नक्सलिज्म में की वजह से उसका पार्ट बन जाती है और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर होते जाती हैं। तो ऐसे बस्तर ओलंपिक जैसी चीजों को प्रमोट करने से ना हम वो सोशल मेन स्ट्रीमिंग ट्राइब्स के लिए कर सकते हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट, एज वेल एज उनका जो इकोलॉजी के साथ कनेक्ट है, नेचर के साथ कनेक्ट है। ये इंडिया के हर ट्राइब में एक स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेशलिटी है कि चाहे वो अबूझ माड़िया ट्राइब हो या फिर आपको इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ, हर रीजन में जो ट्राइब्स होती है ना, वो उनका नेचर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन होता है, जो कि ओवरऑल देश के इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प कर सकता है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड हीलियम पर। लिक्विड हीलियम, आप यहाँ पे पीआईबी पे अपडेट देख सकते हो, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, दैट ही इज कमेंटिंग कि आईआईटी बॉम्बे का ये जो ब्रेक थ्रू है लिक्विड हीलियम को लेकर, ये हमें क्रायोजेनिक फैसिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में या फिर रिसर्च, स्पेस रिसर्च के फील्ड में, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक वरदान बनने वाला है। तो हम लिक्विड हीलियम को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट, लिक्विड हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन एलिमेंट एंड इज इसेंशियल फॉर अचीविंग अल्ट्रा लो, जिसको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं, रिक्वायर्ड इन सुपर कंडक्टिविटी एंड क्वांटम रिसर्च। एकदम सही बात है, इसी फीचर के वजह से तो हम लिक्विड हीलियम को यूज करेंगे उन कंडीशंस में। करेक्ट स्टेटमेंट है ये, करेक्ट। Second, the newly inaugurated liquid helium facility includes a helium recovery system designated to significantly reduce the cost of cryogenic experiments and conserve helium, which is rare resource. Yes, इससे हमारा एक साथ ना दो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि हम अपने क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ हीलियम जो एक रेयर रिसोर्स है उसको बेहतर तरीके से यूज भी किया जाएगा। थर्ड, लिक्विड हीलियम इज हाईली रिएक्टिव एट लो टेम्परेचर। ये तो गलत होगा ना, आयरॉनिकल होगा। जब वेरी लो टेम्परेचर पे, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे हम इसको यूज कर रहे हैं तो हाईली रिएक्टिव होने के केस में वो अनस्टेबल हो जाता है। एक्चुअली इट इज नॉट हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव रहता है। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या, 1 and 2 ओनली। हाँ, तो चलिए, लिक्विड हीलियम इट इज अ गैस इन लिक्विड स्टेट, ऑब्वियसली -269 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ये लिक्विडिफाई होता है। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाले आपके जो रिसर्च एनवायरनमेंट है ना, वहां पे ये यूजफुल रहेगा। मेजर यूजेज अब देखो कहां पर हो गया, तो कूल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, एमआरआई मशीन्स के लिए। अभी रिसेंटली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स ने ऐसे ही सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के ऊपर कलकत्ता में रिसर्च किया था, डिस्कस किया है मैंने, या आसाम प्रहरी में, प्री सिक्योर में भी। तो इन सब चीजों में बड़ा हेल्प आएगा, है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग में हेल्प मिलेगा, स्पेस साइंस में हेल्प मिलेगा, मेडिकल साइंस में हेल्प मिलेगा, ये इसके मेन यूजेज हो जाएंगे। भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक रिच भी ऐसे कंप्यूटिंग्स में। बीच में चाय बेचने वाले दादा भी आ गए, शाम का टाइम हो गया है ना, ट्रेन में चाय भी मिल रही है। फोर्थ टॉपिक पर आ जाओ। फोर्थ टॉपिक क्या है, निंगालू रीफ। निंगालू रीफ कहां से लोकेटेड है निंगालू रीफ? यहाँ आंसर मत देखो, यहाँ देखो लोकेशन मैप का। निंगालू रीफ, ये माउस का कर्सर दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में। डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, दैट द अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव इज किलिंग 2/3 ऑफ कोरल्स। ये जो हम निंगालू रीफ की बात कर रहे हैं ना, ये यूनेस्को लिस्टेड भी साइट था निंगालू रीफ, और 2/3 तक ये निंगालू रीफ खत्म हो चुका है हीट वेव की वजह से। आप देख सकते हो ब्लीचिंग हो चुकी है इनकी, अब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ब्लू दिखने की जगह, ब्लू या ग्रीन की जगह। सो पहला स्टेटमेंट, निंगालू रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इज अ बैरियर रीफ सिस्टम नोन फॉर हाई डेंसिटीज ऑफ व्हेल शार्क। यह सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता तो है, पर ना ये बैरियर रीफ सिस्टम नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। शार्क भी मिलेंगे बट नॉट अ बैरियर रीफ सिस्टम। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इस वजह से गलत है, ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें।
दूसरा, कोरल रीफ्स आर बिल्ट बाय मरीन इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड पॉलिप्स which extract calcium carbonate from sea water to form hard skeleton। बिल्कुल, कोरल रीफ में एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, 2 और 3 दोनों करेक्ट है। यहाँ पे देखो एक म्यूचुअल रिलेशन बनता है जहां पे जूजेंथलीज जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं एंड कोरल पॉलिप्स उनको सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सरफेस किसे प्रोवाइड करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से। सो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। 4, coral bleaching occurs when polyps expel zooxanthellae due to excessive cold water causing the corals to starve। excessive cold या excessive warm water के केस में coral bleaching होती है। यस करेक्ट। सो 2, 3 and 4 करेक्ट है। हाउ मेनी पूछ रहा था, करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 3। चलिए, सो निंगालू रीफ की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आपको मिलेगा, आप या मैप से यहाँ देख सकते हो, है ना। फ्रिंजिंग रीफ है ये ना बैरियर रीफ नहीं है, फ्रिंजिंग रीफ है। मतलब इट ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम द सोर, ये डायरेक्टली आपको सोर के ऊपर दिखेगा फ्रिंजिंग रीफ के रूप में। बैरियर्स के रूप में फॉर्मेशन नहीं होता है, जुड़कर नहीं होता है। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट फ्रिंजिंग रीफ में भी इसको काउंट करते हैं। वेल सार्क यहाँ मिलेंगे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिंस 2011, राइट। अब ये चीज देखो, बाकी पॉलिप्स के साथ कैसे फॉर्मेशन होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तुम एक बार इसको पढ़ो, दिक्कत हो तो बताना। आइडियल टेम्परेचर या आइडियल कंडीशंस क्या होते हैं कोरल्स के सर्वाइवल के लिए? तो टेम्परेचर में 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, ना ज्यादा वार्म ना ज्यादा कोल्ड। डेप्थ भी सैलो होना चाहिए जिससे सनलाइट भी मिल सके। वाटर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब पॉल्यूटेड वाटर नहीं। एंड सैलिनिटी भी प्रॉपर, मतलब किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस अगर होगा एक्वेटिक मीडियम में तो ये कोरल सरवाइव नहीं करेंगे। अब कॉफी आ गया, कॉफी पियोगे? बाद में पीना, पहले यहाँ देखो। अब हम 5th टॉपिक पर आते हैं, एक्सरसाइज सूर्य किरण पर। इससे पहले कि कॉफी चाय के बाद सूप भी आ जाए। एक्सरसाइज सूर्य किरण, आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल 19th एक्सरसाइज सूर्य किरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड नेपालीज आर्म फोर्सेस। कहां पर हो रहा है 19 सूर्य किरण एक्सरसाइज? उत्तराखंड में। अब इन्हीं डिटेल्स को ध्यान में रखकर हमारे कुछ आंसर्स हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट, एक्सरसाइज सूर्य किरण इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एनुअली between the Indian Army and the Nepalese Army, correct? The 19th edition of the exercise, which is being held in 2025, focused on joint operations in desert and amphibious combat। उत्तराखंड में कहां पे हमको डेजर्ट और एम्फीबियस कॉम्बैट मिलेगा? गलत। थर्ड, द एक्सरसाइज ऑल्टरनेट्स इट्स वेन्यू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड इंक्लूड्स ज्वाइंट ट्रेनिंग ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। यस करेक्ट, चेंज करते रहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 2 ओनली। करेक्ट ढूंढना होता तो 1 and 3 चूज करते हैं। अब एक्सरसाइज सूर्य किरण के ये आपका डिटेल्स रहे, जंगल वॉरफेयर टेक्निक, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन जो ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि इंडिया नेपाल दोनों को नेचुरल डिजास्टर से गुजरना होता है। सो इन सारी चीजों को इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया जाता है। लास्ट एक्सरसाइज साली झांडी नेपाल में 18th एडिशन प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो नॉर्मल सिग्निफिकेंस है, दोनों देशों के बीच में काउंटर टेररिज्म मेजर्स को प्रमोट करना, ह्यूमैनिटेरियन या डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स को सिक्योर करना, यूएन पीस कीपिंग के लिए नेपालीज आर्मी को इंडियन आर्मी और नेपालीज आर्मी के बीच के कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना, ये सारी चीजें इसके मेन सिग्निफिकेंस होते हैं। अब हम जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लें। आज का कल का जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो था आईबीसी है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट के आंसर देखे थे, उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसलिए उनका ओवरऑल आंसर गलत हो गया। इसको बिल्कुल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स होने पर। बट इंडिया इसका फॉर्मल पार्टनर 2024 में बना है, ये याद रखना। यूनियन कैबिनेट ने जब साइन किया तब जाके इंडिया इसका फॉर्मल पार्ट बनेगा। 2023 से भले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना बट फॉर्मल पार्ट नहीं था, उन सब के लिए लीगल प्रोविजंस होने चाहिए फुलफिल, जो 2024 में हुआ था, याद रखिएगा। दिस इज करेक्ट। ऑल 7 बिग कैट्स आर नेटिव टू इंडिया, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। जगुआर एंड पूमा इंडिया में नहीं मिलते हैं, बाकी कैट्स स्पीसीज, बिग कैट स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। दूसरा था प्रिजर्वेंस रोवर के ऊपर। तो प्रिजर्वेंस रोवर जो है ये नासा का प्रिजर्वेंस रोवर मार्स के सरफेस को स्टडी कर रहा है, और रिसेंटली इसको मार्स में एक एक्सोटिक रॉक मिला है, जिससे कि नासा के साइंटिस्ट और बाकी स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट भी बड़े खुश हुए हैं कि हमें मार्स के सरफेस को स्टडी करने में, वहां आगे समझने में हमें एक और नई पहल, एक और नया हिंट मिल गया है, ठीक है। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया नेगेली फॉलेरी के ऊपर। ये एक ऐसा डिजीज है जो ना हमारे ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। अभी रिसेंटली इसकी कुछ केसेस कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन पे मिल रहे हैं, इसलिए फिर से न्यूज में रहा था। इसका आंसर करोगे। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसको हमने कल ही सेलिब्रेट किया 26 नवंबर को। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब अभी तक अगर तुमने सिंसियरली इस सेशन को देखा हो तो बहुत अच्छी बात है।
यही तुमसे एक्सपेक्टेड है, यही सिंसियरिटी, कि आसपास के डिस्टर्बेंस को छोड़कर अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल सिविल सर्वेंट बनेंगे, कैसे नहीं, हर सपना पूरा होगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल। पूरे वीक के प्री सिक्योर को, पूरे मंथ का, अब नवंबर खत्म ही होने वाला है, पूरे मंथ के प्री सिक्योर को रिवाइज कीजिए कंपाइलेशन से। कंपाइलेशन भी मैं अगले वीक शेयर करवा दूंगा। राइट, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।